नमस्कार फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ना, कदाचार और भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा कैसे संचालित होगी। मुनीर नियाजी साहब का एक शेर है जो कहता है कि ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। मतलब बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई किस तरीके से आप और शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा का संचालन करेंगे। हमारा प्रीशियस समय जाता है, हमारी तैयारी के अथक प्रयास व्यर्थ जाते हैं अगर क्वेश्चन आउट होता है, परीक्षा कैंसिल होती है। और अभी आप लोगों ने देखा कि बीपीएससी के संदर्भ में दो दो जो परीक्षाएं थी उनको क्या करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। अलग अलग तरह के आरोप लगे, जैसे कि एक डिबार्ड संस्था को भी क्या कर दिया गया कि परीक्षा के संचालन में शामिल कर दिया गया। इन्हीं सारी चीजों के ऊपर मोर और लेस आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या करें ऐसी संस्थाएं, मतलब जो भी एग्जाम कंडक्ट कराने की जिनको भी जिम्मेदारी दी गई है, वो लोग क्या ऐसा और बेहतर प्रयास कर सकते हैं जिसके बिहाफ पर एग्जाम कदाचार और भ्रष्टाचार मुक्त हो, उन संस्थाओं के ऊपर छात्रों का भरोसा कायम हो और सबसे बढ़कर जो छात्रों का भविष्य हो वो अंधकारमय न हो। बिकॉज एक बार अगर एग्जाम कैंसिल हुआ ना, तो पहला चीज तो ये कि बच्चे मानसिक तनाव और चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज ये कि इसका एक आर्थिक लागत भी होता है। जैसे आप सहरसा के रहने वाले हैं, आपका एग्जाम सिवान में हुआ, तो आने जाने में 200 रुपया, आने में 200, जाने में 200, फिर एक होटल में आप कमरा लेंगे करीब करीब 1000 रुपए का। उस एग्जामिनेशन के हैफ हजार अस्त व्यवस्था में वो कमरा मिलता भी नहीं है। तो 1200-1500 2000 रुपए का कम से कम एक बच्चे को के ऊपर वो आर्थिक लागत पड़ता है। और बाद में पता चलता है कि उस आर्थिक लागत का जो अंतिम परिणाम है वो शून्य है, बिकॉज मेरा एग्जाम ही कैंसिल हो गया। तीसरा चीज छात्रों के समय और मेहनत की बर्बादी है। चौथा चीज की बहुत सारी चीजों को आपको नए सिरे से पढ़ना होगा, ठीक है। यूजुअली एग्जाम्स के बारे में माना जाता है कि कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स तैयार करिए। तो 1 साल का करंट अफेयर्स हम पढ़ के गए और पता चला मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया 6 महीना बाद, मतलब अब 6 महीने का करंट अफेयर्स हमको और भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। खैर आप छात्र हैं तो पढ़ना आपका धर्म भी है, बट अनावश्यक मतलब अगर आपसे पढ़ाया जाएगा तो दीज थिंग्स आर नॉट गुड। इसके अतिरिक्त और भी चीजें भविष्य को लेकर के अनिश्चितता छा जाती है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, आगे फॉर्म भरे नहीं भरे क्या है। और सबसे बड़ी चीज कि सिस्टम पर से बच्चों का भरोसा उठ जाना, ठीक है। ऐसी कई बार चीजें हो जाती हैं जिसके बिहाफ पर बच्चे आरोप लगा देते हैं कि भाई ये जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्था है ये पूर्णतया करप्ट है, इसमें क्या ही एग्जाम दिया जाए। तो ये ओवरऑल तरीके से देखिए तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आज कुछ उन मूलभूत बातों की चर्चा करेंगे जिनको अपना करके मोर और लेस ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो और अच्छे तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करा सकते हैं। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से अगर आपको लगता है, बिकॉज इन सारी चीजों में कोई पूर्णता तो होती नहीं है, अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छी चीजें आपके पास भी बताने के लिए, तो एक बार कमेंट में आप बताएंगे कि और क्या क्या तरीके से क्वेश्चन आउट को रोका जा सकता है, एग्जाम कैंसिल होने से बचा जा सकता है, ताकि छात्रों का जो भविष्य हो वो अंधकार में न लटके, ठीक है। एक यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, एक चुटकी सिंदूर, मतलब सिंदूर को तो काट दीजिए, एक एग्जाम कैंसिल की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। और यहाँ पे रमेश बाबू वो व्यक्ति हैं, वो संस्थाएं हैं जिनको एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। यहाँ पे एआई ने ऐश्वर्या बच्चन साहिबा का इमेज लगा दिया था, बट हमको अप्रोप्रिएट नहीं लगा, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि उसको हम हाइड कर दिए, ठीक है। बहुत डिटेल में हम लोग बात कर रहे होंगे कि कौन कौन से वो चरण होते हैं, कहां कहां से आखिर आपका क्वेश्चन आउट हो सकता है, और उन सारी चीजों को रोकने का एक ठीक ठाक सा मैकेनिज्म क्या है। पहला चीज तो देखिए कि क्वेश्चन आउट कहां से हो सकता है। ऑब्वियस सी चीज है कि बीपीएससी तो भाई उसमें बीपीएससी के जो खुद मेंबर है वो बैठ करके तो सवाल नहीं बनाएंगे, वो पॉलिटी के किसी विशेषज्ञ को ये जिम्मा देंगे, हिस्ट्री के किसी विशेषज्ञ को जिम्मा देंगे। तो पहला क्वेश्चन तो आउट हो सकता है भाई, जिसको आपने जिम्मा दिया उन्होंने ही क्वेश्चन को आउट कर दिया। और इनमें से हर एक चीज के ऊपर हम लोग डिटेल में अलग से बात करेंगे कि इन इन जगहों पर क्या किया जा सकता है। दूसरा, लेट्स से कि बीपीएससी में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या कर दे रहा है कि उस क्वेश्चन को आउट कर दे रहा है। ये बीपीएससी की जगह कोई सी भी ऐसी संस्था हो सकती है, एसएससी या कोई सी भी सरकारी संस्था जिसको एग्जाम कंडक्ट कराने का जिम्मा दिया गया है सक्सेसफुली। तीसरा कि बीपीएससी के पास अपना कोई मैकेनिज्म थोड़े ना है। जैसे चुनाव जब आता है तो चुनाव आयोग के पास ये लाखों कर्मचारी थोड़े ना होते हैं। सरकारी कर्मचारियों को ही चुनाव आयोग के कर्मचारी मान लिया जाता है, उन्हीं से बहुत इफेक्टिवली चुनाव आयोग को काम करवाना होता है। तो बीपीएससी के पास हजारों लोगों की कोई फौज थोड़े ना है कि भाई वो लोग एग्जाम कंडक्ट करा दें।
तो वो क्या करते हैं कि किसी एजेंसी को इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। कभी कभी वो कॉन्ट्रैक्ट पार्शियल होता है। पार्शियल कहने का मतलब कि क्वेश्चन हम तुमको दे देंगे, तुम जाकर के सारे सेंटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बड़े अच्छे तरीके से परीक्षा करा लेना। या तो कभी कभी ये भी बोल दिया जाता है कि क्वेश्चन को प्रिंट कराने से लेकर के सारी जिम्मेदारी आपकी। तो या तो उस एजेंसी से गड़बड़ हो गई तो भी आपका क्वेश्चन आउट हो जाएगा, हो सकता है कि उस प्रिंटिंग प्रेस से वो क्वेश्चन लीक हो जाए तो भी आपके लिए चीजें बेटर नहीं होंगी, यहां से भी क्वेश्चन आउट होंगे। अगला स्टेज आता है ट्रांसपोर्टेशन का। लेट्स से कि पटना के एक पर्टिकुलर किसी भी जगह पर क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है, तो उसको जितने भी जिले हैं वहां तक रातों रात भेजना, ठीक है, वो भी चैलेंज है। बिकॉज 10 बजे से एग्जाम है और हम लोग को पता है कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कभी कभार आधा 1 घंटा 2 घंटा डिले होता है। तो भाई 10 बजे का एग्जाम मतलब 10 बजे ही होगा, 10 बजे तक आपको उस पेपर को पहुंचा देना है, नहीं तो अलग वो एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि भाई उस सेंटर पे तो क्वेश्चन ही नहीं पहुंचा। तो ट्रांसपोर्टेशन के स्टेज में भी क्या किया जा सकता है कि क्वेश्चन वगैरह के साथ हेर फेर टेम्परिंग की जा सकती है, खासतौर से तब जब मान लीजिए कि इस संडे को एग्जाम होने वाला है और 6 दिन पहले ही जो क्वेश्चन वगैरह है वो कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मतलब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उस पर्टिकुलर जिले में भेज दिया गया। तो यहाँ पे आयोग को प्रयास करना चाहिए कि कम से कम ये समय हो और इतना जरूर हो कि भाई समय से वो क्वेश्चन वहां पर पहुंच जाए। अगला करप्शन के चार्जेस, कई बार बच्चे आरोप लगाते हैं, पटना के ही इस बार 3-4 सेंटर्स में बोला गया कि एग्जामिनेशन हॉल या एग्जामिनेशन जहां पे आपका सेंटर पड़ रखा है वहीं से चीजों में गड़बड़ हो तो क्या किया जाए। तो मेरे अनुसार यही 6 चीजें हैं, ठीक है, इसको अगर 2 अलग अलग जोड़ लेंगे तो 6 और नहीं तो 5 जगह हैं जहां से क्वेश्चन वगैरह को यूजुअली आउट किया जा सकता है। अब इनमें से हर एक स्टेज को हम लोग देख रहे होंगे कि उन स्टेज पे क्या होता है और क्या किया जा सकता है, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं कि क्वेश्चन सेट करने की क्या प्रक्रिया होगी। क्वेश्चन सेट, जहां भी क्वेश्चन बनाया जाता है, अब यूजुअली हिस्ट्री के व्यक्ति को दे दिया गया कि हिस्ट्री का आप क्वेश्चन बना दीजिए, पॉलिटी वाले को बोल दिया गया कि सर आप पॉलिटी का क्वेश्चन बना दीजिएगा। इसमें भी 2 काम किया जाता है। एक तो होता है कि 4-5 लोगों से आप क्या कर दो कि पेपर बनवा लो, ठीक है, 4-5 लोगों से पेपर बनवा लो और उसमें से एक कोई सा भी पेपर चुन करके आप उस दिन पर्टिकुलरली मतलब 1 हफ्ता पहले आप डिसाइड करना, उसको क्या कर देना कि भाई आप एग्जाम वगैरह में उनमें से 5 पेपर में से कोई एक पेपर को चुन लेना। अब इस फिलहाल फॉर द टाइमिंग यही चीज अपनाई जाती है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ग्लिच है, उस चीज को देखिएगा समझिएगा क्या है। अब लेट से कि 5 पॉलिटी के कोई महानुभाव हैं, कोई एक्सपर्ट हैं जिनको क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, डीआई वाले को तो किन्हीं को और एक्सपर्ट लोगों को देना चाहिए। इस बार के डीआई के पेपर में थोड़ा और भी समस्याएं थी, कम से कम क्वेश्चन देने के पहले उनको बना करके देख लेना चाहिए था, ठीक है। कहीं पे मिसप्रिंटिंग है, दैट रियली डजंट मीन कि उस मिसप्रिंटिंग को आप एज इट इज दे दें। तो लेट्स से कि पॉलिटी के किन्हीं 3 या 4 लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई कि सर आप लोग अपना अपना पेपर बना दो और उसमें से कोई एक पेपर हम लेंगे। अब बीइंग एन पर्सन हम भी तो इन चीजों को डिस्कस करेंगे ना कहीं कि यार हमको बीपीएससी का पेपर बनाने दिया गया या कोई भी XYZ एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए हमको पेपर दिया गया। बहुत चांसेस है, बहुत सारे लोग सत्यनिष्ठा और शुचिता मेंटेन करते हैं, बहुत सारे इंटीग्रिटी वाले लोग हैं, लेकिन कुछ नहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि भावावेश में आकर के भी बोल दें कि भाई हम मेरे पास तो हमको हल्का में मत लो, हमको बीपीएससी अपना क्वेश्चन बनवाने के लिए देता है या कोई सी भी XYZ संस्था देती है। तो लेट से कि भाई हम बोल दिए कि हम ये 25 क्वेश्चन बना रखे हैं और वही पेपर आ गया और ऐसे काम 5 लोगों में से लेट से 3 लोगों ने बड़बोलेपन में बोल दिया कि भाई पॉलिटी का क्वेश्चन हमको बनाने बोला गया और हम ये क्वेश्चन बनाए हैं मोटे तौर पर, ठीक है। तो इसकी जानकारी उनसे संबंधित जितने भी 100 200 300 लोगों को होगी, उनको 25 क्वेश्चन का फायदा हुआ या नहीं हुआ। सेम थिंग एप्लीकेबल है हिस्ट्री या किसी और भी सेक्शन में, तो वो एक चीज हो गया। मेरे अनुसार से बेटर इसमें क्या किया जा सकता है ना, वित्त मंत्रालय में ना एक हलवा रस्म चलता है, सुना होगा शायद आप लोगों ने। हलवा रस्म में मतलब क्या किया जाता है ना कि जो भी हायर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो भी उच्च सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सेक्रेटरी लेवल के, अंडर सेक्रेटरी लेवल के, क्योंकि उनका काम ही होता है कि वित्त से संबंधित जितने भी मैटर्स हैं, कितना टैक्सेशन लगेगा इस बार के बजट में, कितना नहीं लगेगा, वो चीजें बताना। और जो वित्त मंत्री होते हैं या फॉर द टाइमिंग अभी हैं, ठीक है, तो मतलब महिला है, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी, तो उनको केवल जाकर के प्रेजेंट कर देना होता है, जो पीछे का हार्डवर्क होता है वो ब्यूरोक्रेसी करती है।
तो भाई आप लेट से एक ब्यूरोक्रेट हैं और आप सोच रहे हैं कि 100 रुपए की सामान पे क्या करेंगे ना कि 5 रुपए का इस बार टैक्स आप बढ़ा देंगे, ठीक है। और आपने अपने घर वालों को बोल दिया कि देखो ना हम क्या कर रहे हैं ना कि 5 रुपए का टैक्स बढ़ाने वाले हैं, तुम क्या करना कि ये 100 रुपए का जो आइटम है ये 1000 आइटम खरीद के रख लो, ठीक है। और जब दाम वास्तव में बढ़ जाएंगे तो क्या किया जाएगा कि भाई 5 रुपए की जगह में 3 रुपया लेकर कहीं बेचा जाएगा, ठीक है। तो 1000 आइटम्स के ऊपर या 10,000 आइटम्स के ऊपर जितना आपने आइटम खरीद रखा है 3-3 रुपए का प्रॉफिट। इसी से बचने के लिए हलवा रस मतलब जो भी वित्त मंत्री होंगे वो आपको बड़ा अच्छा सा हलवा खिलाएंगे और बोलेंगे कि बाबू अब ऐसा है ना कि अब आपको हाउस अरेस्ट, मतलब हाउस अरेस्ट तो क्या कहा जा सकता है, मिनिस्ट्री अरेस्ट करके रखा जाएगा। अब आपको जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वहीं से उसी भवन से आने वाले 6-7 दिनों तक आपको काम करना है, आपका फोन वगैरह सब कुछ सीज कर लिया जाएगा। और यही अगर स्ट्रेटजी बीपीएससी या कोई और भी एग्जाम अगर इस चीज को अप्लाई करे कि हाँ क्यों हम 3 पेपर बनवाए, इन्हीं 5 लोगों से हमको बनवाना है और इन्हीं 5 लोगों से बनवाना है, तो दैट मीन्स कि इनको क्या करेंगे कि एग्जाम से 4 दिन पहले कि सब अपना किताब उताब लेकर के आप आ जाइए, जितना भी आपको स्टडी मटेरियल का जरूरत है, और आप फोन आपका सीज कर लिया जाएगा। और जब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता है 4 दिनों तक आपको यहाँ पर एक तरीके से नजरबंद करके रखा जाएगा और उसके बदले आपको ठीक ठाक सा एक आर्थिक मुआवजा रिम्यूनरेशन आपको एक तरीके से कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हुआ क्वेश्चन सेट करने का। मेरे अनुसार 5 लोगों से क्वेश्चन सेट करा के उनमें से किसी एक आदमी का क्वेश्चन दे देना उससे ज्यादा बेटर तरीका हो सकता है अगर इस तरीके को आपने अप्लाई किया, ठीक है। हलवा रस्म की जगह यहाँ हलवा क्या, आप रसमलाई और कलाकंद और सब चीज खिला दीजिए, बट कम से कम एक तरीके से नजरबंद करके 4-5 लोगों को रखिए तब तक जब तक कि क्वेश्चन फाइनली ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन सेट वाली समस्या हो गई, ठीक है। अगला देखते हैं, बीपीएससी में ही लेट से कोई आदमी गड़बड़ करे तो इस स्टेज पे कम से कम रोकना तो बीपीएससी के जो उच्च अधिकारी हैं, चेयरपर्सन है, उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी स्ट्रॉन्ग रूम वगैरह है जहां पे भी कुंजियां रखी जाएंगी, क्वेश्चन पेपर रखे जाएंगे, उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ताकि कल को मतलब कोई लोअर लेवल का भी अगर कर्मचारी वहां से क्वेश्चन वगैरह या लोगों के आंसर की वगैरह के साथ हेराफेरी ना कर सके, ठीक है। तो बीपीएससी कम से कम अपने मतलब बिहार में तो बाद में आप एग्जाम कंट्रोल करेंगे ना, या कोई सी भी संस्था है तो बाद में कंट्रोल करेंगे, पहले तो आप कम से कम ये इंश्योर करिए कि आपकी उस बिल्डिंग के अंदर कोई सा भी भ्रष्टाचार या कदाचार ना हो। अच्छा, हमेशा आपको क्रिटिसाइज नहीं करना होता है। बीपीएससी देखिए 2 इनिशिएटिव बड़े अच्छे लिया है। एक तो जो हमको लगता है कि आउटस्टैंडिंग है, पब्लिक डोमेन में मेंस की कॉपियां डाल देना। आप देखिए कि कोई आयोग नहीं डालता है, मेंस में सब्जेक्टिविटी होती है ना, विषय निष्ठता होती है। एक आंसर आपका आंसर, एक आंसर हम लिखेंगे, एक आप लिखेंगे, एक आदमी से चेक कराइए, कोई उसी आंसर पे 5 देंगे, कोई 6 देंगे, कोई 7 देंगे, फिर भी ये बहुत डेयरिंग वाली चीज है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी ने नोटिफाई किया कि 150 के 150 बबल भरिए, ताकि कम से कम उस तरीके के करप्शन को हम रोक सकें जिसके कभी कभी आरोप लगते हैं कि बाद में गोले ओले ज्यादा भरवा दिए गए, ठीक है। तो ये भी अच्छी चीज है और बीपीएससी को कम से कम इंश्योर करना चाहिए कि अपने हाथ चीजों को कंट्रोल करे। तीसरा देखिए कि क्वेश्चन कहां से आउट हो सकता है। एजेंसी जिसको आपने जिम्मा दिया, इस बार के एईडीओ में बोला भी जा रहा है एजेंसी प्लस प्रिंटिंग प्रेस। एईडीओ में बोला गया कि भाई एक ऐसी संस्था जो डिबार्ड कर दी गई थी उसको आप क्या कर दे रहे हैं, मौका दे दे रहे हैं एग्जाम संचालित करवाने का, ठीक है। तो कल का जो आदमी डाकू अंगुलीमाल था, खैर डाकू अंगुलीमाल तो बाद में अच्छे बुद्धिस्ट बन गए थे, कोई और डाकू का नाम सोच लीजिए, डाकू गब्बर सिंह था, वो अगले दिन गौतम बुद्ध थोड़े ना बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो जिसको आप डिबार कर रहे हैं उसको 1 साल के लिए क्या, हमेशा हमेशा के लिए डिबार करिए, एक चीज हुआ, ठीक है। कल का जो करप्ट आदमी है वो 1 साल के बाद बहुत न्यायप्रिय बन जाएगा क्या, हमको नहीं मतलब इसका लॉजिक समझ में आ रहा है। आप लोगों में से किसी को इसका लॉजिक, अगर देखने वाले व्यूअर्स में से किसी को इसका लॉजिक समझ में आ रहा है तो उसको एक बार हमको कमेंट करके बताइएगा कि नहीं दूसरा मौका वैसी किसी भी संस्था को क्यों देना चाहिए, ठीक है। यहाँ और सारे भी एस्पेक्ट्स हैं। देखिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं कि आप एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन को बैन करिए, वो दूसरे नाम से अपनी संस्था बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी कई बार कंपनियां क्या करती है ना, एजेंसियां क्या करती है ना कि एक प्राइवेट लिमिटेड या एक कंपनी को आपने बैन किया, वो दूसरे नाम से आ गई, पता चला कि उनकी वाइफ की या उनके फैमिली मेंबर्स की संलिप्तता है, हमको डिबार कर दिया गया है, तो हम अपनी किसी रिलेटिव के नाम पर ये सारे काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है।
तो इस चीज की भी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। मेरा तो मानना है कि भाई ऐसे व्यक्ति जो संलिप्त रहे हुए हैं उनके परिवार से संबंधित भी किसी व्यक्ति को दूर दूर तक इस एग्जाम प्रक्रिया में नहीं एंटर करने देना चाहिए। सुनने में हो सकता है कि भाई ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो, ठीक है, नेचुरल जस्टिस तो कहता है कि भाई ये किसी पति ने गलती की, उसकी पत्नी को क्यों सजा देंगे। लेकिन फिर बात हो जाती है कि पॉलिटी में आप लोग पढ़ते हैं ना वो प्रॉक्सी सरपंच या सरपंच पति जैसा कॉन्सेप्ट कि ठीक है महिला को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है 243D और 243T में, बट इलेक्ट होकर के भी वो आ गई हैं, बट एक्चुअली में रूल करने का काम, प्रशासन का काम उनके पति देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी तो यही चीज होगी ना। तो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट होने के बावजूद आई स्ट्रांगली बिलीव कि भाई कम से कम जो व्यक्ति भी इस पूरी प्रक्रिया में संलिप्त हैं, मतलब जिनको भी डिबार किया जा रहा है, जिनके ऊपर कदाचार के प्रूवन आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, आरोप सिद्ध हो रहे हैं, उनके पूरे परिवार को की कोई सी भी संलिप्तता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस या तो एजेंसी के अंडर है तो फिर वैसे ही काम करिए, वो एजेंसी पे जितनी स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे वही प्रिंटिंग प्रेस पे दिखाइए। प्रिंटिंग प्रेस को अलग से कंट्रोल करने का फिर से वही रस्म है, हलवा रस्म। इस फलाना अगर प्रिंटिंग प्रेस में चीजें अगर होंगी, मेरा पेपर प्रिंट होगा, तो इसका मतलब कि एक तो हम आपको ठीक ठाक सा पैसा कंपनसेट करेंगे आपके 2-3 दिनों के काम का, और जब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है तब तक आपका कोई सा भी एम्प्लॉय यहां से बाहर नहीं जाएगा, किसी से फोन पर कांटेक्ट नहीं करेगा, फोन वोन सारी चीजें हम सीज करके रख रहे होंगे। तो तीसरी प्रक्रिया ये है कि भाई प्रिंटिंग प्रेस और एजेंसी को कंट्रोल कर लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? पहला चीज तो ये कि एग्जाम लेट से संडे को होने वाला है, तो बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को, या हो सके तो शनिवार को पेपर आप भेजना शुरू करिए। आप पता चला कि 7 दिन पहले ही आपने पेपर भेज दिया ना, तो ट्रांसपोर्टेशन के क्रम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, और सील बंद तरीके से ये सारी प्रक्रिया हो, इसको बहुत इंश्योर करिए, ठीक है। आप जिस ट्रक के थ्रू सामान जा रहा है ना उसमें एक ताला मारिए और उसकी चाबी उस व्यक्ति को दीजिए ही नहीं, ठीक है। साथ में अपना भी एक आदमी भेजिए या साथ में पुलिस को कनेक्ट करिए कि पुलिस इस चीज को इंश्योर करे कि भाई पटना से सहरसा तक विदाउट एनी टेम्परिंग ये वाहन गया है। और बिकॉज थोड़ा पहले तो इसलिए भी करना पड़ता है ना, क्योंकि अभी हमने बात किया ना कि 10 बजे से एग्जाम है, तो ठीक ठाक पहले आपको पेपर पहुंचाना होगा, सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो चीजें मतलब फिर उतनी अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवें वाली जगह को देखते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल या एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या किया जाए, ठीक है। एग्जाम हॉल, किसी एक वीडियो में आप लोगों में से कमेंट किया कि आप हिंदी में नहीं लिखते हैं, तो हिंदी में लिख दिए, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल या एग्जामिनेशन सेंटर पे किस तरीके से भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया जाए। पहला चीज तो ये कि भाई ये थंबनेल में ही देखिए क्या लिखा हुआ है, सख्त निगरानी, पारदर्शी प्रक्रिया, तकनीक का उपयोग और जवाबदेही सुनिश्चित करना। तकनीक का उपयोग सेंटर पे, अच्छे वाले सेंटर पे ही आप एग्जाम कंडक्ट कराइए। मेरा ऐसा मानना है कि प्राइवेट जो स्कूल्स है ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है, वहां का जो स्टाफ है वो गड़बड़ करने से भी डरेगा, और वहीं सारी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे या डिजिटल बोर्ड या और तमाम फैसिलिटीज ज्यादा है, ठीक है। हालांकि वास्तव में पिछले 8-10 सालों में सरकारी स्कूलों में भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। आप जा करके देखेंगे तो बहुत सारे स्कूलों में डिजिटल बोर्ड या तमाम वही फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी जो आपको प्राइवेट स्कूल्स में है, तो वैसे स्कूलों को भी कनेक्ट किया जा सकता है बहुत इजीली किसी भी जिले में। हमको लगता है कि ऐसे अच्छे सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स की जो संख्या है वो 30-40 तो है, 30-40 नहीं तो 20 भी है, और हर ऐसे स्कूल में अगर आपने 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर दी तो एक जिले में आप 2000 लोगों की परीक्षा ले सकते हैं, और तब 35-40 जिलों में अगर एग्जाम आप कंडक्ट करवा रहे हैं तो 7 लाख बच्चों के बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट आप बहुत इजीली कर देंगे, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया, ठीक है। और देखिए भ्रष्टाचार कहां से कंट्रोल किया जा सकता है एग्जामिनेशन सेंटर पर। असली खेल हमको यहीं पर नजर आता है, यहां पर भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है। बीपीएससी के बारे में तो नहीं, लेकिन अन्य कुछ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज के बारे में ऐसे आरोप लगे हैं समय समय पर कि उन बच्चों का भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है जो बच्चे कभी एग्जाम में बैठे ही नहीं। मतलब कहने का मतलब यह है कि हम एग्जाम देने अगर आ रहे हैं तो हम तो देख रहे हैं ना भाई कि मेरे आगे एक बच्चा नहीं बैठा हुआ है और मेरे पीछे भी कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ है,
लेकिन जब रिजल्ट आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि मेरे आगे वाले बच्चे का भी हुआ है और मेरे पीछे वाले बच्चे का भी हुआ है, लेकिन हमको पता है कि भाई मेरे आगे पीछे तो कोई बैठा ही नहीं था। ठीक है, बीपीएससी को लेकर के ऐसे आरोप कभी नहीं लगे, लेकिन अन्य मतलब आगे हो सकता है ना कि कभी ऐसे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। और इसीलिए आई स्ट्रांगली बिलीव कि इसको कैसे रोका जा सकता है। पहला चीज तो ये है कि कार्बन कॉपी दीजिए। आपको लगेगा कि हाँ कार्बन कॉपी दे दिए, काम हो गया, काम खत्म हो गया। नहीं साहब, रुकिए। अभी जो भी ओएमआर सीट होता है ना, उस पर कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड डेटा मत रखिए, मेरा पर्सनल डेटा मत रखिए, मेरा डेट ऑफ बर्थ मत रखिए, मेरे माता पिता का नाम मत रखिए। और क्यों हम बता रहे हैं ये सब डेटा क्यों मत रखिए, इसकी जगह रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, कोई कोड हो गया, रोल नंबर हो गया, कोई मोल मतलब कोई बॉडी मार्क, इन सारी चीजों को मिला करके भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस एस्पिरेंट का ओएमआर सीट कौन सा है। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगला जो हम सजेशन दे रहे होंगे ना, उस सजेशन को लेकर के हो सकता है कि आपको लगे कि भाई फिर तो किसी आदमी का पर्सनल डेटा भी टेम्पर्ड हो सकता है ना। आप क्या करिए ना कि जैसे ही एग्जाम खत्म हो रहा है, बच्चों को बोलिए कि बाबू तुमको 1 घंटा यहीं पे रुकना है अभी। और उस 1 घंटे में क्या होगा कि हर ओएमआर सीट का फोटो खींचा जाएगा, और हर उस ओएमआर सीट का फोटो खींचने के बाद विद इन नो टाइम आप पब्लिक डोमेन में डालिए, उसको अपने सर्वर पर डालिए। हमको ये जानने का अधिकार होगा कि मेरे आगे जो बैठा है या ओवरऑल बिहार में जो बच्चा भी जहां भी एग्जाम दिया है उस सबका रोल नंबर के साथ आप डाल दीजिए। 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, हो सकता है कि सर्वर भी खराब होगा, ठीक है, तो ठीक है 1 घंटा बच्चा वेट करेगा। बच्चों को भी समझना चाहिए, बहुत बार क्या होता है जैसे एग्जाम खत्म होता है, आप बैग वैग उठा करके भागने की जल्दी में रहते हैं, ठीक है। अगर 1 घंटा रुक करके अगर भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित हो रही है तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप में से 99.99% बच्चे जरूर ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि हाँ सर 2 घंटे भी हम बैठ जाएंगे। बट अगर भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा इंश्योर की जाती है तो 2 घंटे बैठने में भी हमको कोई समस्या नहीं। और नहीं तो अगली बार आप आइए देने के लिए, फिर एक बार तैयारी करिए, फिर एक बार आइए। अब पब्लिक डोमेन में डालने से क्या हो जाएगा ना कि भाई एक, इसीलिए हम बोले कि भाई माता पिता का नाम मत डालिए, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर का कोई डिटेल, मतलब कोई भी सोफिस्टिकेटेड डेटा, कोई भी जो बहुत आपको प्रभावी डेटा है वो आप मत दीजिए। आप सिंपली जो कॉमन कॉमन चीजें उनको सबके लिए पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। विद इन 1 घंटा वो जो वीडियोग्राफी होती है ना सेंटर्स पर, उसी तरीके से सबका ओएमआर सीट लास्ट में लीजिए और तुरंत डालिए पब्लिक डोमेन पे 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, ताकि सबको पता हो कि भाई सबकी कॉपी ये है। कई बार बच्चे ये भी क्लेम करते हैं ना कि सर मेरा होने वाला था लेकिन आप पता नहीं क्यों मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं हुआ। इसमें ये होगा कि आयोग भी अपने को सुरक्षित रख पाएगा कि देखो बाबू तुम ये गलती किए थे और इसीलिए इस गलती के बिहाफ पर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। पिछले एक किसी बीपीएससी में आप लोगों ने देखा होगा कि चेयरपर्सन या जो सचिव है उन्होंने कहा कि बहुत सारे लड़कों ने ओएमआर सीट भरने में भी गलतियां की और उसको हम लोगों ने सुधारा, विच इज सच अ गुड थिंग। लेकिन अगर वो लोग नहीं भी सुधारते फिर भी इस चीज के लिए आप उनका कॉलर नहीं पकड़ सकते हैं, ये आपकी गलती है, आप ज्यादा ओएमआर सीट भरने का प्रयास करिए। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ये क्लेम करते हैं, अभी दरोगा वाले एग्जाम में भी हुआ था कि बच्चे क्लेम कर रहे थे, उनके भी आप पे बहुत सारे टीचर्स ने बोला कि मेरा एक स्टूडेंट बोल रहा है कि उसको इतना नंबर आना चाहिए था लेकिन इतना आया नहीं, तो ये कहीं ना कहीं करप्शन है। पब्लिक डोमेन में सर डाल दीजिए कार्बन कॉपी या ओएमआर सीट का कॉपी। बच्चे को भी पता होगा कि भाई ठीक है मार्केट में मोर और लेस इतना कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, इतना आ सकता है, इतना नहीं आ सकता है। और इन सारी चीजों के बिहाफ पर एग्जाम हमको लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कराया जा सकता है। इन्हीं 5-6 आइडियाज को बहुत स्ट्रिक्टली आपने अगर कर लिया ना, आपकी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, यकीन मानिए। छोटी छोटी चीजें और भी की जा सकती हैं, जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है, इसको और कड़ा से कड़ा बनाइए और न सिर्फ कागजों में कड़ा बनाइए, उनका क्रियान्वयन कड़ाई से करिए। इसमें फांसी की सजा दीजिए। चाइना वगैरह में क्या होता है ना, चाइना में होता है कि करप्शन या कदाचार के लिए आपको फांसी मिलेगा। यहां भी 2-4-10 लोगों को लटकाइए ना। हर साल तो सुनने में आता है ना कि 10, 12, 15, 20 परीक्षाओं में कदाचार के आरोप लगे, एग्जाम कैंसिल हुए, मुन्ना भाई लोग एग्जाम देने आ रखे हैं, इसके कारण अच्छे बच्चे प्रभावित होते हैं शायद, वो फिर सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं, उनके मन में कुंठा भरती है। और हम नहीं सुने हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट या 12, 15, 20 साल की हार्डकोर सजा मिली, ठीक है, सश्रम सारा कारावास मिला।
तो इसी चीज को कम से कम इंश्योर करिए। कॉपी में लिखने के लिए देखिए बड़ा अच्छा होता है, मतलब जो भी पॉलिटी के एक्सपर्ट होंगे वो बोलेंगे कि राज्यों का भी अपना भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम है। बिहार वाले को बहुत अच्छा माना जाता है, कुर्की जब्ती से लेकर के तमाम चीजें, तो उसको वास्तव में इंप्लीमेंट करके दिखाइए। लेट से कि अगर 7 लाख बच्चे एग्जाम देने गए, ठीक है, 7 लाख बच्चे एग्जाम देने गए, एक को ऐसा भ्रष्टाचारी पकड़िए, अगर उसकी 7 करोड़ की प्रॉपर्टी आप कुर्क कर लेते हैं ना, सीज कर लेते हैं ना, तो इन्हीं सारे बच्चों में फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। बोलिए कि बाबू देखो, ठीक है, करप्शन हुआ, जो भी चीजें हुई, हमारे तरफ से ऐसा कुछ ये नहीं था। और एक चीज और है ना कि 100% मतलब ईश्वर को छोड़ करके चीजों को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। इन सारी चीजों को बहुत इफेक्टिव तरीके से आप मैनेज करेंगे, तब जाकर के 99.999% चांसेस होंगे कि हाँ एग्जाम बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट होगा। फिर भी जो कि भ्रष्टाचारी आदमी है वो कुछ ना कुछ आपको अलग से तिकड़म बिरा लेगा, उसको फिर रोकने के लिए आपको भी अलग से दिमाग लगाना होगा। बोलते हैं ना कि पुलिस को पुलिस के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए, चोर के हिसाब से सोचना चाहिए कि चोर क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, तो कुर्क करिए प्रॉपर्टी और इमीडिएटली इन बच्चों में बांटिए कि बाबू तुम लोगों का 2-2 हजार खर्च हुआ था ना, लो ऐसे 10 भ्रष्टाचारी पकड़े हैं, सबसे 200-200 मिला के तुम लोगों को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सपनों का नष्ट हो जाना या सिस्टम के ऊपर भरोसा ना होना ना अपने आप में अच्छी चीज नहीं है। एक और चीज जानेंगे कि केवल कह देना और इन चीजों को वास्तव में इंप्लीमेंट करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तो आपके पास इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विल चाहिए, ठीक है, पहले तो आप खुद बहुत निष्पक्ष तरीके से काम करने को लेकर के दृढ़ संकल्पवान होंगे, तब ये काम होगा। दूसरा, इसके लिए पैसा भी लगेगा सर, ठीक है। कैग वगैरह को लेकर के या चुनाव आयोग को लेकर के अक्सर हम लोग पढ़ते रहते हैं ना करंट में कि भाई उन लोगों को प्रॉपर फंडिंग नहीं मिलता है, तो थोड़ा फंडिंग भी बढ़ाना होगा। ठीक है, सरकारों को, जो भी राज्य सरकारें होंगी उनको थोड़ा फंडिंग वगैरह बढ़ाना होगा और अपने हाथ में चीजें लेकर के चीजों को करना होगा कि नहीं, ये तो साहब मेरे क्रेडेंशियल की बात है, मेरी इज्जत की बात है, हम इंश्योर कर रहे होंगे कि भाई इस बार से करप्शन नहीं होगा। करप्शन करते हुए जो भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा उसके साथ मतलब बुरे से बुरा सलूक होगा, ठीक है। और इस चीज के लिए न्यूज़पेपर में जैसे ये आर्टिकल वार्टिकल आते हैं, फ्रंट पेज पे उस भ्रष्टाचारी की आप फोटो छापिए, ठीक है, पूरे मतलब जिले में पता होना चाहिए कि ये आदमी इस तरीके का गलत काम करते हुए पकड़ा जा रहा है। और यही कारण है कि अगर इस तरीके से काम किया जाए तो संभवतः हम लोग मतलब अपने सपनों का बिहार, अपने सपनों का भारत, छात्रों के लिए एक बेहतर जीवन, उनके लिए एक सत्यनिष्ठ और एक ईमानदार वातावरण बना सकते हैं। इन सारे सुझावों के अतिरिक्त कोई और सुझाव आपको लगता है जिसको यहाँ पर इंक्लूड करना हम भूल गए हैं, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि उनको भी एक बार आप डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर भी चीजों को एक बार हम लोग देख रहे होंगे। कभी किसी और जगह पर इन सारी चीजों को हम डिस्कस कर देंगे। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि वास्तव में इसी तरीके से चीजें होनी चाहिए, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने अपना इतना अमूल्यवान समय दिया, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।